हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 27 है, जिसमें हम लोग मुगल कालीन शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने मुगल साम्राज्य के सारे शासकों के बारे में पढ़ लिया है। तो चलिए अब हम लोग मुगल कालीन शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मुगल कालीन शासन व्यवस्था। प्रशासन का स्वरूप। मुगल कालीन शासन व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत नौकरशाही व्यवस्था थी। मंत्री परिषद को विराजत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था, परंतु कालांतर में वो महत्वहीन हो गया था। तो बाबर के शासनकाल में वजीर पद का काफ़ी महत्व था और उसके बाद उसका महत्व खत्म हो गया था। वजीर राज्य का प्रधानमंत्री होता था। तो वजीर क्या होता था? राज्य का प्रधानमंत्री होता था। अकबर के समय में प्रधानमंत्री को वकील और वित्त मंत्री को वजीर कहा जाता था। तो अकबर के समय में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? वकील, और वित्त मंत्री को वजीर कहा जाता था। आरंभ में वजीर राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था, किंतु कालांतर में अन्य विभागों पर भी उसका अधिकार हो गया था। अकबर ने दीवाने विराजत एक कुल नामक एक नए पद का सृजन किया और इस पर सर्वप्रथम मुजफ्फर खां को नियुक्त किया था। अकबर ने वजीर पर नियंत्रण रखने के लिए दीवानों की नियुक्ति की थी। दीवाने खालसा, जो कि खालसा भूमि का प्रबंधक था। दीवाने तन, जो कि जागीर एवं वेतन संबंधी कार्य करते थे। दीवाने बयूतात, जो कारखानों की आय व्यय का लेखा करता था। दीवाने तवजी, ये सैनिकों का लेखा जोखा रखने वाला होता था। दीवाने सादात, यह धार्मिकों मामलों का लेखा जोखा करने वाला रहता था। मुशरिफ एक खजाना केंद्रीय राजकोष का प्रबंधक था, यह दीवान के अंतर्गत आता था। वाक्या, नवीश, मुस्तौफी आदि दीवाने विराजत के अधीन होते थे। अब हम लोग बख्शी के बारे में पढ़ते हैं। बख्शी, यह सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। यह मनसबदारों तथा सम्राट के बीच कड़ी का कार्य करता था। सरखत एक वेतन प्रमाण पत्र की तरह था। अकबर के समय में 3 बख्शी होते थे। जहांगीर के समय में 7 बख्शी होते थे। शाहजहां के समय में 3 बख्शी होते थे। शाहजहां ने बख्शी ए हुजूर का पद समाप्त कर दिया था। तो किसने समाप्त किया था? बख्शी ए हुजूर का पद तो शाहजहां ने समाप्त किया था। तख्सी ए लश्कर का कार्य अभियान के लिए सेना का प्रबंध करना होता था। तो अभियान के लिए सेना का प्रबंध करने का कार्य किसका होता था? तो तख्सी ए लश्कर का कार्य होता था। अब हम लोग खाने सामा के बारे में पढ़ते हैं। यह गृह विभाग का प्रधानी अधिकारी था। इसका कार्य शाही रसोई घर तथा राजमहल की अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था करना था। सद्र उश सुदूर, धर्म के क्षेत्र में बादशाह के बाद दूसरा स्थान सद्र का होता था। यह मदद ए माश भूमि का प्रबंधक होता था। सद्र के कार्यालय को दीवान ए सआदत कहा जाता था। इस विभाग की स्थापना हुमायूं ने की थी। मुगल बादशाहों में अकबर, अब्दुल नबी तथा औरंगजेब ने अपने सदों को बर्खास्त किया था। अकबर ने अब्दुल नबी को हटाकर इसकी जगह सुल्तान ख्वाजा को नियुक्त कर दिया था। जहांगीर के सदु मीराने सद्र जहां तथा मुशावी खां, शाहजहां के सद्र जलाल बुखारी तथा सैयद हिदायतुल्लाह है। तो अब मुगल कालीन शासन व्यवस्था का टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग अकबर का मनसबदारी व्यवस्था के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी। मुगलों की सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी व्यवस्था पर ही आधारित थी। तो मुगलों की सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो यह मनसबदारी व्यवस्था पर ही आधारित थी। मनसबदारी व्यवस्था का आरंभ सर्वप्रथम अकबर ने सन 1575 ईस्वी में किया था। मनसब मूलतः अरबी शब्द है जिसका अर्थ पद या रैंक है। मनसब 2 अंकों का होता है, जिसमें पहला अंक मनसबदार के जात तथा दूसरा अंक मनसबदार के सवार पद को प्रदर्शित करता है। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था, जबकि सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता है। मनसबदारों की श्रेणियों एवं उनके नाम है। 10 से 500 तक का मनसब होता है मनसबदार, और 500 से 2500 तक का मनसब होता है उमड़ा। 2500 से ऊपर का मनसब होता है अमीर ए आजम। अकबर ने शाही राजकुमारों के अलावा कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को 5000 जात की पदवी प्रदान की थी। जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की। इस व्यवस्था के साथ सर्वप्रथम यह पद महावत खान को दिया था।
प्रांतीय प्रशासन। अकबर ने 1580 ईस्वी में साम्राज्य को 12 प्रांतों में विभक्त किया था। अहमदनगर, खानदेश तथा बड़ार के मिल जाने के बाद यह संख्या 15 हो गई थी। तो अकबर ने 1580 ईस्वी में कितने प्रांतों में विभक्त किया था? तो अपने साम्राज्य को उन्होंने 12 प्रांतों में विभक्त किया था और उसमें अहमदनगर, खानदेश और बरार मिल जाने के बाद वो 15 हो गए थे। जहांगीर के समय में 17 उड़ीसा व भट्टा सूबे थे। शाहजहां 22 सर्वाधिक सूबे थे। शाहजहां ने कश्मीर, उड़ीसा और उड़ीसा को अलग कर उन्हें स्वतंत्र सूबा बनाया था। औरंगजेब के समय में 21, जिसमें से उत्तर में 14, दक्षिण में 6 और काबुल में 1 था। सिपहसालार सूबेदार प्रांत में बादशाह का प्रतिनिधि होता था। सिपहसालार फौजदारी मुकदमों का निर्णय भी करता था, परंतु उसे मृत्यु दंड देने का अधिकार नहीं था। अकबर ने गुजरात के सूबेदार टोडरमल को राजपूत सरदारों की संधि करने एवं मनसब प्रदान करने का अधिकार दिया था। अन्य किसी सूबेदार को यह अधिकार नहीं प्राप्त था, तो बस यह टोडरमल को प्राप्त था, जिसमें वह राजपूत सरदारों से संधि करने एवं मनसब प्रदान करने का अधिकार दिया था। प्रत्येक प्रांत के मुख्यालय में एक कोतवाल होता था। इसकी नियुक्ति मीर आतिश की सिफारिश पर केंद्र द्वारा होती थी। साम्राज्य, प्रांत सरकार, जिला, परगना, नगर, ग्राम सरकार अथवा जिला प्रशासन। सरकार का प्रमुख अधिकार फौजदार होता था। वह सूबेदार के प्रतिनिधि के तौर पर काम करता था। सरकार में राजस्व का प्रमुख अधिकारी अमल गुजार होता था। इसके कार्य: भूमिकर का निर्धारण, राजस्व की वसूली, सयूरगल भूमि की देखभाल करना था। वित्तीय कक्षी के पास भूमि की पैमाइश, श्रेणी तथा उपज आदि का ब्यौरा होता था। यह वर्तमान लेखपाल की तरह है। सरकार के काजी की नियुक्ति सद उस सुदूर द्वारा की जाती थी। परगना, परगने का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था। यह फौजदार के अधीन होता था। आमिल, परगने का वित्त अधिकारी। कानून गो, परगने की उपज, भूमि कर की जमा का हिसाब रखता था। फौजदार, परगने की कोषाधिकारी करता था। अमीन, जो कि लगान निर्धारण, पट्टा वितरण करता था। शाहजहां ने परगना और सरकार के बीच एक और इकाई का निर्माण किया, जिसे चकला कहा जाता था। मुगल काल में गांव को मावदात या डीह कहा जाता था। ग्राम स्तर के अधिकारी होते थे, जो कि मुकदम, भूमिकर वसूली में सहायता करते थे। पटवारी, जो कि भूमि का ब्यौरा करते थे। मुकदम को 2.5% दस्तूरी कमीशन तथा पटवारी को 1% दस्तरी मिलती थी। मुगल काल में कारखानों की देखभाल के लिए एक अलग विभाग होता था। इसे मीरे शामा कहा जाता था। कारखानों की देखभाल के लिए जिस विभाग को नियुक्त किया गया था उसे मीरे शामा कहा जाता था। तहसीलदार कारखानों से संबंधी अधिकारी होते थे। दीवान ए बयूतात कारखानों के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। शाहजहां ने कश्मीर और लाहौर में ऊनी कालीन बनाने कारखाने स्थापित किए थे। शाहजहां ने कश्मीर तथा लाहौर में ऊनी कालीन बनाने के लिए कारखाने स्थापित किए थे। तो कश्मीर और लाहौर में किसने ऊनी कालीन बनाने के लिए कारखाने स्थापित किए थे? तो शाहजहां ने किए थे। अब हम लोग मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में पढ़ते हैं। बाबर, बाबर ने पानीपत की काबुली बाग की मस्जिद, रुहेलखंड में संभल की जामी मस्जिद तथा अयोध्या में मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाबर ने नूर अफगान तथा आराम बाग नामक बाग का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पॉइंट को याद कर ले कि बाबर ने पानीपत की काबुली बाग का निर्माण किसने करवाया था? काबुली बाग की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने करवाया था। बाबर में और क्या क्या निर्माण करवाया था? रुहेलखंड में संभल की जामी मस्जिद का करवाया था। अयोध्या में जो मस्जिद है उसका भी निर्माण बाबर ने ही करवाया था। बाबर ने नूर अफगान तथा आराम बाग नामक बाग का भी निर्माण करवाया था। हुमायूं, हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दिल्ली में दीन पनाह नामक महल का निर्माण करवाया था। तो हुमायूं ने क्या चीज़ का निर्माण करवाया था? तो दीन पनाह का निर्माण करवाया था हुमायूं ने। और कब करवाया था? 1533 ईस्वी में करवाया था। हुमायूं ने हिसार जिले के फतेहाबाद में मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ते हैं। शेर शाह सूरी ने दीन पनाह के स्थान पर पुराने किले का निर्माण करवाया था। शेर शाह सूरी ने दिल्ली के पुराने किले में किला एक कुहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। बिहार के सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा झील के बीच एक चबूतरे पर बनाया गया था। अकबर, हुमायूं के मकबरे का निर्माण अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम ने फारसी वास्तुकार मीरक मिर्जा ग्यास की देखरेख में करवाया। चार बाग पद्धति का प्रयोग, दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा ताजमहल का
पूर्वगामी। अकबर ने 1569 में फतेहपुर सीकरी की नींव शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में रखी। 1571 में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था। अकबर ने 1573 में फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित इमारतों में बिरबल का महल, जोधाबाई का महल, तुर्की सुल्तान का महल, खास महल, मरियम महल, पंच महल या हवा महल प्रमुख है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। सफ़ेद संगमरमर से निर्मित इस मस्जिद के फर्ग्यूसन ने पत्थर रुमानी कथा के रूप में वर्णन किया है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का भी मकबरा बनवाया था। अकबर ने 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी के स्थान पर लाहौर को राजधानी बनाया था और लाहौर के किले का भी निर्माण करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में सिकंदरा और अकबर के मकबरे का निर्माण हुआ गुंबद विहीन। नूरजहां ने अपने पिता एतमादुल्लाह का मकबरा आगरा में बनवाया था। सफ़ेद संगमरमर से निर्मित इस मकबरे में पितरा दूड़ा फूलों वाली आकृतियों की कीमती पत्थरों एवं बहुमूल्य रत्नों की जरावट से प्रयोग करके बनाया था। नूरजहां ने लाहौर शाहदरा में जहांगीर का मकबरा बनाया था। अब्दुल रहीम खाना का मकबरा दिल्ली में बनवाया गया था। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये टॉपिक्स याद कर ले, क्योंकि ये सब मकबरा किसने बनवाया, कहाँ बनवाया, कब बनवाया, इस सब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमेशा इस सब सारे टॉपिक को याद कर ले। शाहजहां का काल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहलाता है। शाहजहां ने आगरे के किले में दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास और मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। आगरे के किले में निर्मित दीवान-ए-आम में तख्ते हाउस या मयूर सिंहासन रखा गया था। दीवान-ए-खास के बारे में यह प्रसिद्ध है कि अगर दुनिया में कहीं भी स्वर्ग है तो यहीं पर है। दीवान-ए-खास के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में कहीं भी स्वर्ग है तो दीवान-ए-खास में है, और ये किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। 1638 में शाहजहां ने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे शाहजहानाबाद का निर्माण प्रारंभ किया और 1648 में पूर्ण हुआ। शाहजहां ने शिल्पकार हमोद अहमद की देखरेख में लाल बलुआ पत्थर से दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। तो लाल किला का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है दिल्ली में, जो कि शाहजहां ने करवाया था। और किसके निगरानी में करवाया था, हमोद अहमद के निगरानी में करवाया था। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाज़ा तथा दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाज़ा रखा गया। शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद 1648 में निर्माण करवाया था। तो जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ है, 1648 ईस्वी में हुआ है। किसने करवाया है, शाहजहां ने करवाया। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसको भी याद कर ले। शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ की याद में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। इसके निर्माण में 20 या 22 वर्ष लग गए। तो ये क्वेश्चन तो वैसे सबको ये याद ही रहते हैं कि मुमताज़ की याद में आगरा में ताजमहल बनवाया है, शाहजहां ने बनवाया। इसको तो याद कर ही ले, ये तो बच्चे को पता है। ताजमहल का स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, जिसे शाहजहां ने नादिर उल असरार की उपाधि प्रदान की थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ताजमहल का स्थापत्यकार किसने किया था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल का प्रधान मिस्त्री या निर्माता, डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था, तो उस्ताद ईसा था। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। औरंगजेब ने लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया। औरंगजेब ने अपनी प्रिय पत्नी रबिया उद दुर्रानी की याद में औरंगजेब में बीबी का मकबरा बनवाया था। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था, जो कि अपने पत्नी रबिया उद दुर्रानी के याद में बनवाया था। इसे दक्षिण का ताजमहल या ताजमहल की घटिया या फुर्स नकल कहा जाता है। खुलदाबाद में औरंगजेब का मकबरा स्थित है। तो औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे स्थित है, खुलदाबाद में। तो बीबी के मकबरा को क्या कहा जाता है, तो बीबी के मकबरा को ताजमहल की घटिया या फुहश नकल भी कहा जाता है और दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। किसने बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था। और किसकी याद में बनवाया था, रबिया उद दुर्रानी, उसकी प्रिय पत्नी के नाम के उनके याद में बनवाया था। तो हो गए हैं। अब मुग़ल शासक के सारे टॉपिक ख़त्म हो गए हैं। मुग़ल साम्राज्य के जितने भी शासक थे और उनके कार्य थे वो सारे हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।